नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वह था आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से पढ़ा रहा था। उसके बारे में आपको काफ़ी चार मेथड दिया। उसके बाद आपको दो क्लासेज में मैंने आपको शॉर्टकट विधि दिया कि किसी भी क्वेश्चन को 20 सेकेंड, मतलब मैं तो 30 बोला था, लेकिन कुछ बच्चे का जो रिव्यू है कि उसने बोल रहा था कि सर मैंने इसको 20 सेकेंड में क्वेश्चन को हल कर दिया, तो मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोग इसे काफ़ी कुछ सीखा है। आने वाले दिन में भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन को हल करने के लिए शॉर्टकट मेथड देते रहूँगा। अब आज मैं एक लेटेस्ट टेक्निक जो आपके लिए बहुत काम का है साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस टेक्निक का या कंडीशंस का नाम है कि सुसंगता या समानता की शर्तें, मतलब कंडीशन फॉर द सॉल्वेबिलिटी ऑफ और कंसिस्टेंसी। इसका मतलब हुआ कि किसी भी क्वेश्चन को देख के आप पता कर सकते हो कि यह क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो है उसका आप अपना हल निकाल सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं कि क्वेश्चन गलत होता है और अपना उस पर मेहनत करते रहते हैं, बाद में पता चला कि इसका सोल्यूशन निकालना संभव नहीं है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया जाता है। वो क्राइटेरिया है कि कोई इक्वेशन अगर ले लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। इस कंडीशन के लिए मतलब अपना तीन क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है कि अनंत हल, मतलब कि जैसे कि अपना अभी जितने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका एक ही हल हुआ है, मतलब a का मान या तो 8 हो गया, b का मान 4 हो गया या 7 हो गया, कुछ हो सकता है। कभी कभी ऐसे कंडीशन हो सकते हैं कि एक जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है, मैंने आपको बताया था एक बार कि एक तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में क्या होता है कि यह इक्वेशन जो होता है चर वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन का जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एक मान के लिए सही होता है। जैसे कि फिर मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं कि जैसे 3x प्लस 4 इजकल टू 10 कर देता हूं, इम्प्लाई दैट 3x इजकल टू 10 माइनस 4 इजकल टू 6 हो जाएगा और x इजकल टू 2 हो गया। मतलब यहाँ जो इक्वलिटी जो समीकरण में यही अंतर होता है कि इसमें किसी एक मान के लिए, जैसे आपको बताया था, याद करो कि 3 इंटू 6 प्लस 4 इजकल टू 10, मतलब कि x का केवल दो मान के लिए, मतलब दो अगर रखोगे तब ये 3x प्लस 4 इजकल टू 10 होगा। अगर x का वाले अगर इसके वाले में 5 रख देते हैं तो देख लीजिए 3 इंटू 5 प्लस 4 इजकल टू 19 हो जाएगा, 10 नहीं होगा। तीसरे इसको कहा जाता है समीकरण कहा जाता है, पर्टिकुलर एक मान के लिए होता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं जिसका कि अनगिनत मान होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसका कि हल निकालना संभव ही नहीं है। इसको जांच करने के लिए जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं कंडीशंस या समानता की शर्तें। अब इस शर्तें के लिए क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो है कि जैसे एक इक्वेशन मैंने आपको दो जनरल इक्वेशन लिखा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। इस कंडीशन में पहला है कंडीशन कि यदि a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2 हो, मतलब इसका रेशियो b1 का रेशियो और b का रेशियो और c का रेशियो यदि इक्वल हो तो x और y के अनगिनत मान होंगे। देखिए, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो x एंड y के अनगिनत मान होंगे, मतलब उसके मान को इतना हो जाएगा कि अपना निकाल नहीं सकते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। जब यह हो
तो एक्स वाई के एक निश्चित मान होगा। तो एक्स और वाई के एक निश्चित मान होगा, मतलब यदि ये कंडीशन फुलफिल करता हो तभी उसका एक मान निकाल सकते हैं। और तीसरा होता है कि यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो x और y का मान निकालना संभव नहीं है। देख लीजिए, अब कंडीशन देखो, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो x और y के अनगिनत मान होंगे। इस कंडीशन में अपना उसके मान को निकाल नहीं सकते हैं। दूसरा होगा कि अगर तीनों नॉट इक्वल टू हो, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो x y के एक निश्चित मान होंगे। और यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू, तो x y का निकालना संभव नहीं होगा। इस तीन कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी इसका एक डेरिवेशन भी होता है जिसको कि मैं आगे करा रहा हूँ। तीन तो आपका हो ही गया, ध्यान रखिएगा इसको। अब तीन के बाद एक इसमें थोड़ा सा शॉर्ट होता है, इसमें वो मैं आपको बता रहा हूं। शॉर्ट है फोर्थ कंडीशन में एक देता हूं कि यदि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब इस इक्वेशन में ये पूरा मान 0 हो जाए, तब इस पर कैसे निकालेंगे। इसके लिए भी यही है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, यदि B1 अपॉन B2 हो, इफ हो तो x और y एक ही हल होगा। मतलब कि यदि एक कंडीशन फुलफिल करता है तो जो x का मान होगा वही y का मान होगा, मतलब कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और इसका a पार्ट कर देता हूं। और b होता है कि यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो सॉरी यहाँ ध्यान दीजिए, ये नॉट इक्वल टू होगा, हो तो एक्स वाई के हल हमेशा होगा, और ये हो इक्वल, सॉरी, और यहाँ उल्टा हो गया। यदि यहाँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए तो x और y के अनगिनत मान होंगे। y के अनगिनत मान होंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपके जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसमें कुछ कंडीशन को पढ़ाते हुए मेरा प्रयास रहा कि इसको बिल्कुल सरल कर दिया। मैं समझता हूँ कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि इसके यहाँ एक ध्यान रखें, इससे आपको बहुत टाइम बच जाएगा कि C1 इक्वल टू C2 0 हो जाए, और यदि नहीं इक्वल टू x माइनस 0, मतलब इसका क्या हो गया कि जो x का मान होगा वही y का, मतलब एक ही हल निकलेगा। और यदि दोनों इक्वल हो तब जाके वो पहले वाला कंडीशन है कि x y के अनगिनत मान होंगे। ये आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हल करने के लिए एक जादू की छड़ी की तरह काम करता है। कि अगर, मतलब मैं समझता हूं कि अब जितना आपने स्टेप सीख लिया, स्टेप सीखने के बाद आपके लिए टारगेट है कि जब भी कोई क्वेश्चन हल करे तो एक नज़र जरूर दौड़ा देना कि बाकी जो अपना आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हल संभव है कि नहीं। तो पता चला कि आप खूब मेहनत कर रहे हो और उसके बाद पता चला कि ये नहीं ये तो क्वेश्चन ही गलत है। मतलब एक ऐसी विधि है जिसके आधार पर आप पता कर सकते हो कि दिए गए क्वेश्चन
सही है कि गलत है। मतलब इसका आप आंसर आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। नहीं निकालोगे तो मेहनत करना बेकार है। इसलिए ये 4 कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि इस कंडीशन से कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में, कभी कभी एक पूछ देता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जरूर इस फॉर्मूला को आप याद करें और आगे क्वेश्चन को हल करें। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जो कि संभव क्वेश्चन है वो मैं आपको बतला रहा हूं। ऑप्शन क्वेश्चन के लिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप करते हैं, इसलिए कृपया इसको ध्यान से देखें। अब देखिए क्वेश्चन का जो टाइप होता है इसके अंतर्गत, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण x माइनस के वाई इजकल टू 2 और 3x माइनस 2y इजकल टू 5 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल समझते हो ना? अद्वितीय हल का मतलब हो गया कि उसका एक ही मान निकल सकता है। अब देखिए यहाँ C1/C2 तो 0 नहीं है, तब आप उसको ले सकते हो। तो आपको ध्यान होगा कि अद्वितीय हल के लिए इसका मान इज नॉट इक्वल टू, अद्वितीय हल होगा तो अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ देख लीजिए कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3। हाँ, यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, तो और सिंपल कर देता हूं दोस्तों कि यहाँ क्या हो गया कि A1, ठीक है कर दे दो, A1/A2 कितना यहाँ हो जाएगा 1/3 और B1/B2 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन, एक साथ प्लस यहाँ के अपॉन मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, 2a साथ प्लस है तो माइनस के अपॉन 2 हो गया और C1/C2 इक्वल टू हो गया 2/5। लेकिन जैसे आपको बता दें अद्वितीय हल के लिए इतना से भी संभव हो सकता है कि जैसे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि के का मान केवल यही है ना, इसी से हल कर सकते हैं। अब देख लीजिए इसका मतलब हो गया कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू माइनस k/2। इसका मतलब हो गया कि k इज नॉट इक्वल टू -6, नहीं, k इज नॉट इक्वल टू -2/3, क्योंकि ऊपर ले गया। ध्यान दीजिए यहाँ, मतलब इसको फिर मैं आपको मिटा के बता देता हूं कि k इज नॉट इक्वल टू -2/3। मतलब क्या हो गया, इसका अद्वितीय हल हो गया कि आप इस क्वेश्चन का सेंस समझिएगा कि अगर k का मान 2/3 नहीं होना, -2/3 नहीं होगा और कोई भी मान दोगे k का तो उसका हल संभव है। लेकिन यहाँ अद्वितीय हल के लिए a नहीं होना चाहिए, मतलब -2/3 नहीं होना चाहिए, तो एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आपको दो तरह से पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अद्वितीय हल के लिए निम्नलिखित में से क्या मान सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब भी दोस्तों कोई ऑप्शन आएगा तो बिल्कुल ध्यान रखना कि इसका ए सही नहीं होना चाहिए। मतलब अगर के का मान 3/5 हो जाए तो आप सोल्यूशन कर सकते हो, के का मान अगर 8 हो जाएगा तो सोल्यूशन दे सकते हो, 10 हो जाएगा तो सोल्यूशन दे सकते हो, लेकिन ए नहीं होना चाहिए -2/3।
एक का क्वेश्चन का ये टाइप हो गया। दूसरा है अब देखिए मतलब दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि के किस मान के लिए 2x प्लस 3y इक्वल टू -5 और kx माइनस 3y इक्वल टू 8 के लिए अद्वितीय हल होंगे। फिर वही कंडीशन हो गया। इस कंडीशन के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा कि आपको a1 अपॉन मतलब कि 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 6 माइनस 6, मतलब हो गया कि 2 अपॉन के इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 2, और जब इसको चेंज करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू -4। इसका मतलब हो गया, इसको दूसरे शब्द से समझ सकते हो, इस इक्वेशन के लिए k का मान -4 के अलावा कुछ भी दोगे तो उसका सॉल्यूशन संभव है। लेकिन अगर -4 लिख देते हो मतलब आप इसका -4x अगर रहेगा -6y इक्वल टू 8, तब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन संभव नहीं है। इस ढंग से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है के किस मान के लिए के तीसरा क्वेश्चन जो आपको कि के किस मान के लिए समीकरण k-3x प्लस 3y इक्वल टू k और kx प्लस ky इक्वल टू 12 के अनंत हल होंगे। जब अनंत हल के लिए मालूम है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तीनों को आप हेल्प ले लीजिए। जैसे अनंत हल के लिए a1 का k का मान कितना हो जाएगा, k-3 अपॉन k इक्वल टू 3 अपॉन k इक्वल टू k अपॉन 12। देख लीजिए। अब इसमें किसी एक को ले लीजिए आप। जैसे अगर मान लें कि इसी क्वेश्चन को आप लेते हैं तो देखिए मतलब कि इस दो केस को उठाइए, इस दो केस को लेते हैं
इसको अगर आप हल करते हैं, इससे अगर लेते हैं तो k-3/k=3/k है, इस k से कैंसिल हो गया तो k=6। मतलब इसके अनुसार k का वैल्यू 6 आ गया। मतलब k के किस मान के लिए इसका वैल्यू अनंत होगा तो आपके लिए ये सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। सॉरी सर, ये जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपको बता रहा है कि 3x - 4y + 7 = 0 और kx + 3y - 5 = 0 में k के किस मान के लिए कोई भी हल नहीं होगा। आपको ध्यान होगा कि कोई भी हल नहीं होने के लिए जो समीकरण है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, ये समीकरण आपका है। जिसका मतलब हो गया कि यहां देख लीजिए कि इसका क्या हो जाएगा, 3 + k = -4/3 यहां आपका हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू 7/-5, ये आपका हो गया। अब आपको यहां से जो निकालना होगा कि इसको बेस बना लीजिए। k अगर आप इसको लेते हो तो यहां से एक तो समीकरण बन रहा है 7/5 है, ठीक है ना। तो इसको अगर लेते हैं, इस दोनों से आपका काम हो जाएगा। दोनों से क्या होगा कि k का वैल्यू जो निकालेंगे तो k - 4k = 9 और k हो जाएगा -9/4। मतलब अगर k का वैल्यू अगर -9/4 लिखोगे तब जाके इसका कोई हल नहीं होगा। या इससे क्या निकलेगा, जैसे अगर इसको करते हो तब जाके नॉट इक्वल टू में होगा। जैसे अगर ये क्वेश्चन होता है कि 3/k = 7/, या ऊपर चला जाएगा -5, तो k का वैल्यू हो जाएगा -15/7। मतलब कि ये नॉट इक्वल टू में, अगर नॉट इक्वल टू में आता है तो ये सॉल्यूशन होगा। और k = 9/4 लिखते हैं तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब देखिए इसमें से इसका क्या अर्थ हुआ कि इसके अलावा, मतलब कि या तो k = 9/4 के अलावा कोई दूसरा वैल्यू रखोगे तब जाके इसका कोई हल निकलेगा, लेकिन इस कंडीशन में इसका कोई हल निकलेगा नहीं निकलेगा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन और जो डिफरेंट टाइप है मैं उसका प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। फिफ्थ क्वेश्चन,
ध्यान दीजिए के किस मान के लिए, मतलब ये फिफ्थ क्वेश्चन हुआ है कि के किस मान के लिए x प्लस 2y प्लस 7 इजकल टू 0 एंड 2x प्लस ky प्लस 14 इजकल टू संपाती रेखाएं होंगे। संपाती रेखाएं का मतलब होता है कि वह बिल्कुल पैरेलल में जाएगा, मतलब कहीं क्रॉस नहीं करेगा। नहीं क्रॉस करने का यह अर्थ हो गया कि उसकी अनंत हल होगा, मतलब अपना कहीं हल निकाल ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए अनंत हल के लिए जैसे आपको बताया था कि क्या था, a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 इजकल टू 2 अपॉन k इजकल टू 7 अपॉन 14। अब ध्यान दीजिए यहाँ यह भी 1 अपॉन 2 हो गया, तो इसीलिए ध्यान दीजिए यहाँ भी 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 हो गया। जिसका मतलब इसीलिए अपना दो इक्वेशन पर किसी दो के हल कर लेते हैं। जिसका अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो k इजकल टू 4 हो गया। मतलब अगर k का वैल्यू 4 रखेंगे तब जाके इसका समीकरण का जो संपाती रेखा जो होगा वह संपाती रेखा होगी। अब कभी कभी एक आप इसको विकल्प की सहायता से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे एक अगली दे रहा हूं, एक क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इजकल टू 4 और k प्लस 2 ब्रैकेट में प्लस x प्लस 6y इजकल टू 3k प्लस 2 के लिए अनंत हल होंगे। और आपको किस मान के लिए, मतलब क्वेश्चन पूरा हो गया कि k के किस मान के लिए 2x प्लस 3y इजकल टू 4 एंड k प्लस 2x प्लस 6y इजकल टू के अनंत हल होंगे। और चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 5। अब दोस्तों इसको मैं इस चीज को आपको नॉर्मल विधि से बता दिया है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि क्या ऑप्शन रखोगे, इसका कम समय पर क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अनंत हल के लिए आपको ध्यान होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब आप ऑप्शन रख के देखिए, जैसे कि मतलब इसका क्या हो गया कि 2 प्लस k इजकल टू 3 अपॉन 6 मतलब कि 1 अपॉन 2 सॉरी। अब यहाँ अगर 1 अपॉन 2 लाना है तो 2 प्लस k है, तो k के किस क्या मान रखेंगे कि इसका पूरा का 1 अपॉन 2 हो जाए। तो अगर 2 मान रखते हैं तो 2 प्लस 4 4 हो जाएगा, अब 4 करके इसका मान 1 अपॉन 2 हो गया। इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को विकल्प की सहायता से भी हल कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में बता रहा हूं कि अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करें इस तरह से कि इसका जो दिए गए समीकरण का अनंत हल होगा। तो फिर आपको अनंत हल के लिए पता होगा कि 2 और अल्फा प्लस बीटा इजकल टू हो जाएगा आपको 2 के, सॉरी यहाँ एक चीज और लिखा आएगा 2 अल्फा एक्स। ये क्वेश्चन है 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई, तब जाके ये आपका समीकरण हो जाएगा। अब आपको अनंत हल के लिए मालूम है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब हो गया कि यहाँ आपको 2x है तो हो जाएगा 2 अपॉन 2 अल्फा इक्वल टू 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 4। जब भी आपको 1 अपॉन 4 मिल गया तो आपको बहुत ही राहत मिल जाएगा। राहत क्या मिला
कि इसका किसी दो इक्वेशन को ले लीजिए, जैसे यहाँ इसको ले लीजिए, इससे क्या फायदा होगा कि 2/2 अल्फा इक्वल टू 1/4, इनसे ऐसे कैंसिल हो गया तो अल्फा इक्वल टू 4 हो गया। अब अगर अल्फा इक्वल टू 4 हो गया तो इससे अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए कि 3, और देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 है, इंप्लाइड क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 12। अल्फा का मान आपका 4 दिया ही हुआ है, तो 4 प्लस बीटा इक्वल टू 12 इंप्लाई दैट बीटा इक्वल टू 8। इस ढंग से ट्रिकी क्वेश्चन है जिसको कि आप हल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा केवल सबसे ज़्यादा फार्मूला से क्वेश्चन आते हैं, और इस ढंग से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 7-8 क्वेश्चन का अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस चैप्टर से या इस कंटेंट से आप क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।